तो हे गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लास स्टूडियो बोल पे। तो आज हम लोग देखने वाला है आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, अर्थात SA1 होने वाला है। ठीक है, और SA1 और आप लोगों का जो ये होने वाला है, क्या होने वाला है, जो फाइनल एग्जाम और SA1 दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और दोनों सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो पे कवर करेंगे। क्लास 10th के बच्चों का ये साइंस का है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो आ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो देख सकते हो ये आप लोगों का स्टेप से दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों को देख सकते हो, क्या बोला जा रहा है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए हम लोग ऐसे किस प्रकार बनेंगे। देखो ये हो गया आप लोगों का ये एक सतह हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गया आप लोगों का आपतित कोण और ये हो गया परावर्तित कोण। ये दोनों के जो बीच का कोण है, दोनों का बीच का कोण है, ये आप लोग 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो ये होता है सतह का जो कोई भी सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये वाला 90 हो गया, ये बीच का वाला 90 हो गया। तो आप लोग क्या बोला, आप परावर्तन कोण क्या होगा। तो आपतन कोण जो है ये आपतन कर दिए, ये परावर्तन कर दिए। ठीक है, तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इधर भी 45 होगा और इधर भी 45, तब ना होगा आप लोग तब ना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसीलिए आप लोग दोनों का बीच का कोण दे दिया है 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग को परावर्तन को निकालने बोला था, तो दोनों बराबर होता है तो 45 45 हो जाएगा। तो मतलब आप लोग का परावर्तन कौन हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे भी वो उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, क्या बोला जा रहा है, ध्रुव ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, परावर्तित किरण या फिर आप सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष या फिर फोकस दूरी। देखिए हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आप लोग का, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्रुव, ये ध्रुव मतलब P हो गया। ठीक है, और ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, तो ध्रुव क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र, ध्रुव को वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए ये दोनों, यही जो रेखा है दोनों को मिला रहा है। ठीक है, यही रेखा, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि फोकस मान 16 सेंटीमीटर है तो R क्या हो जाएगा। हम लोग देखिए F इक्वल टू क्या होता है, सॉरी R पूछा जा रहा है। ठीक है, F नहीं होगा, R होगा। R इक्वल टू क्या होता है, 2F। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है और इससे भी दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है बहुत बार कि कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है, हाँ, मतलब कौन सा सही है वो ऐसा पूछ देता है। ठीक है, तो और एक होता है F इक्वल टू R/2, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि R पूछा जा रहा था। R को बराबर रखेंगे, बराबर के इधर रखेंगे वो, और इधर हो जाएगा 2 इंटू एफ मतलब 16, तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। R इक्वल हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हो, 4 नंबर प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा जाता है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण आप लोगों का क्या होता है, अवतल दर्पण इस टाइप से हो गया। अब आप लोगों का क्या हो रहा है, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि सीधा वस्तु को, देखिए अवतल दर्पण में जो होता है ना, एक लास्ट वाला एक ऐसा ही होता है जहां पर सीधा प्रतिबिंब होता है। नहीं तो हमेशा जो होता है अवतल दर्पण में इस टाइप से होता है, इधर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, हमेशा जो होता है, देखिए हम लोग समझा देते हैं। अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। ठीक है, परंतु एक लास्ट वन केस, ओनली वन केस, एक केस में जो आता है आप लोगों को क्या बन जाता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। एक केस में सीधा और उल्टा, और ये क्या बन जाता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, और ये बनता है सीधा और आभासी, आभासी। ठीक है,
चलिए जो भी है सीधा बनेगा, मतलब कौन सा, ओनली वन केस में। वो कौन सा केस होता है, देखिए ये हो गया आप लोग का पी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। जब हम लोग जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम लोग पी तथा एफ के बीच रखेंगे, ठीक है। मतलब ध्रुव और फोकस के बीच जब रखा जाता है, तब जो होता है ये हमारा इस टाइप से इधर हो जाता है, और इधर से इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से इधर आके मिलता है, ठीक है। ये सीधा बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से काल्पनिक बनता है, ठीक है, अर्थात आभासी बनता है। तो इसलिए आप लोग कहाँ बोले, तो यहाँ पर बोले आप लोग का ये क्या है, ध्रुव, मतलब ये ध्रुव है और फोकस दोनों के बीच में, ध्रुव और फोकस। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4 का डी। अगला प्रश्न देख सकते हो, 5 नंबर प्रश्न है आप लोग का। क्या हो रहा है, अवतल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर नहीं होता, ये उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का ही होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में, हाँ यही सही उत्तर होगा। गाड़ी के हेडलाइट में जो होता है आप लोगों को, क्या पर क्या, सॉरी यार, अवतल नहीं बोला जा रहा है, उत्तल बोला जा रहा है, इसलिए गलत होगा। उत्तल दर्पण तो यही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर बोला गया, मैं ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हो, छठा प्रश्न है आप लोग का। जल में क्या बोला, सिक्का डालने, सॉरी, हाँ क्या बोला जा रहा है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। तो यह केवल प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो यह प्रकाश के आप लोगों का अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखो, तो 7वां नंबर प्रश्न आप लोग, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। लेंस के किस बिंदु जो होता है ना, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मुख्य बिंदु से विचलित नहीं होती है, ठीक है, मतलब बिखरता नहीं है, ठीक है, बिछड़ता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग लेंस बना देते, एक लेंस हम लोग उत्तल लेंस ही बना दिए, ठीक है। ये हो गया आप लोग का, ये हो गया F1 F2, इस टाइप से बनता है, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर जो होता है आप लोगों का ये आप लोगों का ऑप्टिकल सेंटर ओ होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ही जो होता है ना, ये कोई कभी जो होता है प्रकाश के किरणों को विचलित नहीं होने देता है, मतलब बिछड़ने नहीं देता है, ठीक है, विचलित नहीं होने देता है। कौन नहीं विचलित होने देता है, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो बीच वाला में रहता है, ठीक है। देखिए अलग कर देते थे, तो ये जो बीच वाला में होता है इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, और यही विचलित होने नहीं देता है, ठीक है, समझ में आ गया। और तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ओ मतलब ओ को हिंदी में कहा जाता है प्रकाशित केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अगला देख सकते हो, 8 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं क्योंकि, उत्तल लेंस को जो होता है आभासी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो क्या हो रहा है, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस जो होता है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस का ऑपोजिट होता है। अवतल दर्पण में जो होता है वही उत्तल लेंस में होता है, और उत्तल दर्पण में जो होता है वह क्या होता है, अवतल लेंस में होता है। देखिए समझा, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अवतल अवतल दर्पण, दर्पण में जो होता है ये होता है आप लोग किसमें, उत्तल लेंस में, लेंस। और आप लोगों का होता है एक एक अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल 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 अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण जो होता है ये क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है ये आप लोग का अवतल लेंस के होता है। क्या होता है, अवतल लेंस के लिए प्रयोग होता है, अवतल लेंस, ठीक है, समझ में आया। देखिए अब आप लोग यहाँ पर हम लोग बता देते हैं, ठीक है, जो बताया जा रहा था यहाँ पर कौन सा बोल रहा है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है ये प्रकाशीय केंद्र को क्या कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण में प्रकाशीय केंद्र को ये क्या कर देता है, एक जगह पर एकत्रित कर देता है, ठीक है। तो वही जो होता है आप लोग का अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरणों को ये एक जगह एकत्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस जो होता है ये भी प्रकाशीय केंद्र को एकत्रित कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये प्रकाश किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, और जितना भी ऑप्शन है ये पढ़ लेंगे, ये सभी गलत है, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। वीडियो लॉन्ग होगा इसीलिए हम लोग सीधा ऑप्शन को सही उत्तर बोल रहे हैं, ठीक है, और समझा दे रहे हैं। क्या बोला, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। नेत्र में जो प्रकाश जाता है हम लोग का, ठीक है, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये करता है आप लोगों का पुतली, सॉरी पुतली नहीं, परितारिका।
परितारिका, ठीक है। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका अर्थात आइरिस, ठीक है, आइरिस। चलिए 10वां प्रश्न है, सामान्य नेत्र में निकटतम बिंदु कितना होता है? तो सामान्य नेत्र में निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं 11वां प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये आप लोगों को क्या बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक। अगला देखिए तो 12वां प्रश्न है, जरा दूरदृष्टि होने पर क्या होता है? जब जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हम लोग का नेत्र में क्या हो जाता है? ठीक है, नेत्र का मतलब नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, या फिर नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, या फिर नेत्र में फोकस हो, या फिर समंजन क्षमता घट जाती है। हो जाएगा समंजन क्षमता घट जाता है। हमको यही लग रहा है, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, हम लोग को इसमें कन्फ्यूजन भी है, तो डी आंसर हमको लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए हमको ये कंफ्यूज था, तो ये 9 का जो होगा डी होगा, ठीक है, पुतली होगा। ये कभी नहीं होगा। हम इसमें गूगल में सर्च किए थे तो ये सी बोल रहा था, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, पुतली होगा, ठीक है। क्योंकि पुतली जो होता है आप लोग का जो होता है नेत्र में, जब हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, ठीक है, तो नेत्र ये जो होता है पुतली जो होता है ये छोटा हो जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं तो छोटा हो जाता है। जब हम अंधेरा में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? पुतली बड़ा हो जाता है, मतलब बोलता है कि ज़्यादा प्रकाश आओ, ज़्यादा प्रकाश आओ, इस टाइप से सोचता है। और जब ज़्यादा प्रकाश आता है तो वो बोलते हैं कम प्रकाश घुसो, कम प्रकाश घुसो, इसलिए छोटा हो जाता है, ठीक है। डी ही होगा इसका, ठीक है। और इसका भी जो होगा 12 का भी डी ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप लोग को देख लीजिए। अगला आप लोगों का क्या होता है जरा 13 नंबर क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह कहलाता है। जो नेत्र अपना फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है तो क्या कहा जाता है? उसे समंजन क्षमता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहा जाए, निम्न में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? देखिए यहाँ पर जो है आप लोग Fe0 है और यहाँ पर 3 है, तो गलत हो गया ना, पहले ऑप्शन गलत। उसके देखिए यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर भी Fe3 है, गलत सही है अभी, परंतु ऑक्सीजन जो है इधर 4 है और इधर 0 है, तो इसीलिए गलत हो गया, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा को देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो है Fe3 है, ठीक है, और O जो है यहाँ पर 4 है, क्योंकि O इससे 4 से गुना हो जाए तो O भी 4 है। अभी तक तो सही देखने को मिला है। और H जो है 8 है, इधर भी H 8 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। सभी तरफ बराबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का 15 नंबर का आ जा रहा है, निम्न दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे कहा जाता है उपचयन, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन हटता है, जिसमें और रहता है उसमें ऑक्सीजन हटता है, जिसमें ऑक्सीजन हट गया वो हो जाए अपचयन, और ऑक्सीजन जिसमें उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। जहां पर पहले था और बाद में जाके जुड़ गया, बाद में जो जहां पर जुड़ा उसे कहा जाएगा उपचयन। समझ में आया कि नहीं? अब समझ आ गया। अब देखिए समझाते हैं। यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों की बात किया जा रहा है। देखिए उपचयन पहले किस में हुआ? H2 में हुआ। ये H2 में, H2O में, हाँ H2 सॉरी, हाँ H2 में जो होता है आप लोगों क्या, सॉरी देखिए H2 में जो होता है आप लोगों का उपचयन हो जाता है, क्योंकि H2 जो होता है इधर आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पर सिंगल था, इधर आके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इधर वाला को लिखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आप लोग H2 सही है, और आप लोग क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन हट गया, तो CuO में क्या होता है? ऑक्सीजन हट गया, क्योंकि CU अकेला हो गया। ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों को बोला जा रहा है 16 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या बोला? उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। तो उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होता है अभिकारक के जो होता है द्रव्यमान की क्या होता है, ठीक है। बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, या फिर 0 होता है, शून्य होता है मतलब, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान की कितना होता है? तो ये होता है आप लोगों का बराबर होता है, ठीक है। इधर जितना H है, इधर भी आप लोगों को इतना ही H देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब इधर जितना ऊर्जा है इधर भी इतना ही मिलेगा, इसलिए बराबर होता है। मतलब क्या हो जाता है? बराबर होता है, ठीक है। समझ में आया? देखिए 18 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, क्या कहा जा रहा है? CH4 प्लस 2 O2 इक्वल टू आप लोग का CO2 बना रहा है प्लस H2O प्लस ऊर्जा बना रहा है, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए तो ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्मा शोषी या फिर विस्थापन या फिर वियोजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, समझिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा, जिसमें भी ऊर्जा निकलेगा, ठीक है, जिसमें ऊर्जा हम लोग को देना पड़ेगा उसे कहा जाता है और उष्मा शोषी, परंतु उष्मा जब निकलेगा अभिक्रिया के फलस्वरूप जब उष्मा निकलती है तो उसे कहा जाता है उष्मा क्षेपी। उष्मा निकल गया ना, इसे देखकर ही सीधा कर दीजिए कि उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी होगा, ठीक है। ये जो होगा 100% सही होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसे देखने को मिले और जिससे उष्मा निकल रहा है सीधा, और कोई कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधा उष्मा क्षेपी कीजिए। और जहां पर इधर अभिकारक, इधर जो होता है अभिकारक कहा जाता है, इसको उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। अब अभिकारक में जो उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहा जाएंगे उष्मा शोषी, ठीक है, समझ में आया। और विस्थापन जो होगा सीधा यहाँ पर जो आप लोग का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब जगह आप लोग का बदल जाएगा, ठीक है। और वियोजन जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एकल अभिकारक होता है, और जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद के निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है, सॉरी वियोजन इसका उल्टा होगा, ठीक है। और वियोजन जो होता है इसमें क्या होता है, एकल जो होता है अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन, समझ में आया। अब देखिए 19 नंबर कहा जा रहा है, A प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बना रहा है एंड प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। लवण मतलब जो होता है आप लोगों का मतलब ये लवण होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। लवण मतलब कोई भी एक अगर एग्जाम्पल दिया रहता है तो समझा देता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप लोग इस टाइप से जो होता है अभिक्रिया होता है, इसे कहा जाता है क्षार, देख लीजिए। हाँ यहाँ पर ए को ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। ए में क्या होगा पूछ दिया है। ए देखिए तो जब अम्ल और क्षारक जब मिलता है तब हम लोग का बनाता है लवण बनाता है, H2O बनाता है और CO2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षार होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर होगा। अगर आप देखिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, उसके बाद सब्जेक्टिव को और चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो है परंतु वीडियो लॉन्ग होगा, सब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए देखिए तो निम्न में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा, मतलब जो उससे क्या हो जाए वो मतलब जो है आप लोग का अम्ल नहीं है। अम्ल क्या होता है, अम्ल वो होता है जिसमें जब नीले पत्र को डालने पर वो लाल हो जाता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहा जाता है। क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब क्षारक कौन सा है वो पूछ रहा है। तो NaOH यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दे दिया NaOH, ये क्या है, एक क्षारक है, इसीलिए सही उत्तर ए होगा, ठीक है। और ये भी अम्ल है, अम्ल है, ये भी अम्ल है, ठीक है, और ये भी अम्ल है, ठीक है। तीनों ऑप्शन जो है अम्ल है। ये तीनों एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे आप लोग, ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। चलिए अब सब्जेक्टिव को चलते देख सकते हो हम लोग क्या लेके आ गए, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इसे कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ये जो है आप लोग का यही सब क्वेश्चन 2025 में बिड़ गया, ठीक है। हम लोग ये क्वेश्चन जो 2024 में भी बताए थे और वही क्वेश्चन 2025 में भिड़ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल रहे इतना गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न कहा जाता है क्या बोल रहा है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है। इसको आंसर इस टाइप से आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। देखिए जो याद होगा, आप लोगों को ट्यूशन में भी बहुत पढ़ाए होंगे तो वो ट्यूशन पढ़ाए होंगे तो जो याद होगा वही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग इस टाइप से लिखे, सोडियम एक क्या बोल अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, क्योंकि जो होता है सोडियम जो होता है आप लोग ट्रिक याद रहेगा, जो क्रियाशीलता का ट्रिक आप लोग याद है तो आराम से बोल देंगे, ठीक है। सोडियम क्रियाशीलता जैसे ट्रिक भी बोल देते हैं। देखिए आप लोगों को ये ट्रिक रखना है, ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है। ये क्या है आप लोग, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता अर्थात जो क्रियाशीलता का जो ही होता है, ठीक है। क्रियाशीलता अर्थात जो मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील जो धातु का नाम होता है उस टाइप से आप लोग इस टाइप से याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, एकदम आसान है, ठीक है। कटरीना क्या री जो होता है नहीं होता है, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेनिफरारी फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी पुरानी, ठीक है। सिल्वर का मतलब क्या होता है, एजी, सिल्वर को जो आप लोग एजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऑडी को एयू, यहाँ पर जो आप लोग कार मांगे, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेनिफर फिर भी है क्यों मिली का जो होता है आप लोग मिली का आप लोग ML ऐसा कुछ लिख दिए होंगे, ठीक है। मिली का जो आप लोग हिंदी याद रख, इंग्लिश याद रखना है, ठीक है। मिली मतलब होता है आप लोग का
Hg को जो होता है आप लोग ये कहा जाता है मरकरी, मरकरी से मिली याद रखिएगा, क्या होता है मरकरी का मिली, मरकरी का मिली, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग ये एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हमारे साथ पढ़ लीजिए। कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेनी फरारी, एक बार दूसरा रंग कर देते तब समझ आएगा। कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेनी फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी पुरानी, पुरानी का पीटी होता है, ठीक है, प्लेटिनियम। मतलब देखिए एक बार ये हो गया तो इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा सबसे क्रियाशीलता, 4 ऑप्शन देगा सबसे क्रियाशीलता कौन है, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, यह क्या बोल रहा है क्रियाशीलता धातु है, यह क्या बोल रहा है, यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तुरंत क्रिया करके क्या बोल रहा है आग पकड़ लेती है। ये क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेती है, कौन, सोडियम, ठीक है। बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, इसलिए इसे हवा और नमी से दूर करने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसलिए कहाँ पर रखा जाता है, इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल के साथ सोडियम कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसे एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, आप लोग दूसरा प्रश्न इस टाइप से है। क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है आप लोग यहाँ पर देखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला है आप लोग का N2 + H2 बराबर है आप लोग का NH3। तो उसके इससे क्या बोल रहा है आप लोग संतुलित, मतलब ये यहाँ पर देखिए N2 जो है, N जो होगा यहाँ पर आप लोग का 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी आप लोग का 2 है, बट यहाँ पर आप लोग N जो है, इधर आप लोग N जो होता है 0 है, आप लोग का 0 नहीं 1 है। और हाइड्रोजन आप लोग का 3 है, ठीक है। बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग का इधर आप लोग का 2 से गुना कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आप लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन इधर आप लोग का 2 से गुना करेंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया। और जो H था हाइड्रोजन, ये आप लोग का 6 हो गया। तो इधर भी आप लोग का 3 से यहाँ पर 3 से गुना कर देना, 3 × 6 ये हो गया, देख सकते हो संतुलित। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो ठीक है। नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6 समझ में आया। इसी टाइप से आप लोग को बी को भी करना है, Fe + H2O बराबर आप लोग Fe और 3O4 Fe3O4 + H2। ये जो संतुलित जो करने के लिए 100% ये सब क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत। 2025 में इसी से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। हम लोग बता दिए थे और पीढ़ किया था, ठीक है। देखिए ये सब जो होता है आप लोग संतुलित करने से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आप लोग पक्का करना है तो सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको कमेंट कीजिए, हम लोग और इससे एकदम सिर्फ ओनली संतुलित करने पर ही बेस्ट एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का Fe जो है, यहाँ पर आप लोग को 1 देखने को मिल रहा है Fe, और इधर 3 देखने को मिल रहा है। 3 देख करने के लिए इधर क्या करना है, 3 से गुना कर दिए तो 3 इधर भी हो गया और इधर भी हो गया 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप लोग क्या करना है, ऑक्सीजन इधर आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन 4 है और इधर आप लोग का 4 कर दिए, सॉरी इधर आप लोग देख सकते हो 0 है और इधर आप लोग का 4 है, तो इसलिए 4 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया इधर, और इधर भी 4 हो गया, गुना कर दिए तो 4 से। और यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग का 8 हो गया और इधर आप लोग का 4 है, तो ये 2 है, तो यहाँ पर भी आप लोग का 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस टाइप समझ में आया। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ये भी आप लोग का, ये तो आप लोग का सीधा सीधी भीड़ गया था यार 2025 में, ठीक है। देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है, ठीक है। देखिए तो इतना बड़ा नहीं, यहाँ पर आप लोग को निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में अंतर पूछ दिया था, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष, यह आंखों का एक दोष है, क्या हो रहा है, यह एक आंखों का एक दोष है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जो निकट का वस्तु होता है यह स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु धुंधली दिखाई देता है, अर्थात थोड़ा कम दिखाई देता है। यह होता है निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है। वो हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अब इसका क्या हो रहा है, कारण देख सकते हो क्या बोल रहा है, निकट इसमें क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, मतलब लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो कम हो जाता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यही इसका कारण है। और संशोधन किस प्रकार करेंगे, संशोधन करने के लिए आप लोग सीधा कर देना है, इस दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस या फिर कॉन्वेक्स जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह लेंस क्या हो रहा है, प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर
सही फोकस करता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये आप लोग नोट कर लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, और इसे कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इसे हम लोग बहुत आसान से ये बताया गया है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है आप लोग का, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन और अपचयन का व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। उपचयन देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एक रेडॉक्स उपचयन, एक होता है अपचयन, रेडॉक्स और आप लोग का एक होता है रेडक्शन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है। देखिए उपचयन क्या कहा जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहा जा रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है उपचयन। एकदम आसान कॉन्सेप्ट, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे कहा जाएगा उपचयन, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन हटेगा वो हो जाएगा अपचयन। और जब भी ऐसा पूछ देगा अंतर पंतर कुछ भी पूछ देगा तो आप लोग क्या कर देना, एक एग्जाम्पल देना कंपलसरी कर दीजिएगा, तब आप लोग का नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। नंबर देने का मतलब वो लोग नंबर ज़्यादा देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग एग्जाम्पल इस टाइप से लिख देना है, क्या हो रहा है, 2Cu प्लस O2, यहाँ पर O2 है, ठीक है, बराबर आप लोग क्या हो रहा है 2CuO, मतलब ऑक्सीजन इधर क्या था, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर CO जो है अकेला था बट इधर आके Cu के साथ जुड़ गया, ठीक है, Cu के साथ जुड़ गया और CuO बना दिया, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का ये क्या हो गया, उपचयन, क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu का उपचयन हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। समझ में आया। अपचयन एकदम इस रेडॉक्स जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, दूसरे कहा जाता है रेडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि CuO, यही एग्जाम्पल दे सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर CO था, यहाँ पर ये O, यहाँ पर आप लोग O2 था, यहाँ पर आप लोग H2 कर देना है, ठीक है। H2 बराबर आप लोग Cu प्लस H2O बन गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, एक बार समझ आएगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर CuO का क्या होता है, अपचयन हुआ, मतलब इसमें ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ये हट गया, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था बट इधर आकर निकल गया, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अगला प्रश्न, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। इसे देखिए, ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन ये पूछ देता है, ठीक है। देखिए आप लोग ओम का नियम लिख देना है, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके चारों ओर विभवांतर के समानुपाती होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, ठीक है, आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थात क्या कर सकते हैं, भी जो होता है भी समानुपाती आई, ठीक है। मतलब भी एक ओम का नियम की एक फॉर्मूला क्या होता है, भी इक्वल टू IR, ये आपका ओम का नियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो भी जो होता है विभवांतर होता है, आई विद्युत धारा होता है और आप लोगों का R प्रतिरोध होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सत्यापन किया जाए, एक परिपथ में बनाए जिसमें ये बहुत हम लोग छोटा कर दिए इसको, ठीक है। इसमें भी आप लोग को 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एक परिपथ में बनाए जिसमें प्रतिरोध R और एक एम्पियर R, ये एम्पियर A, और आप लोग वोल्ट मीटर भी मतलब, और एक बैटरी और एक कुंजी और एक प्रतिवर्ती धारा लगा हो, उसमें लगा दीजिए, ठीक है। ये होता है परिपथ में कुंजी को बंद करके धारा प्रभावित करे, ठीक है। और क्या हो रहा है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध की मदद से धारा को बदलने और हर बार एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या बोल रहा है, रीडिंग नोट करें, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर आप लोग लिख देना है इन क्या हो रहा है, रीडिंगों से भी और आई के बीच एक ग्राफ बनाइए। क्या हो रहा है, ग्राफ एक सीधी रेखा होगी, दर्शाता है कि भी और आई एक दूसरे के समानुपाती है, जिससे ओम का नियम सत्यापन होता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए ये इसे एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। ऐसा करता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट से बता दिया गया है, ठीक है। चलिए लास्ट आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, बार बार ये भी पूछा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ओम, ये थोड़ा बड़ा पूछा जाता है इससे, ठीक है। ये भी आप लोग इसे लिख लेंगे, और आप लोग 2 और एक पॉइंट पूछा जाता है उसको भी करा देंगे हम लोग, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जो आप लोग फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम में आप लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ठीक है। जो हम लोग कराएंगे वही आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, धातु और अधातु के कोई 5 अंतर लिखे, ठीक है। यहाँ पर धातु और अधातु लिख देना। धातु क्या होता है, देखिए ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, परंतु जो अधातु होता है विद्युत ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया ग्रेफाइट जैसे ग्रेफाइट का छड़ यहाँ पर हो गया,
दूसरा क्या कहा जाना, ये देख सकते हो ये जो होता है अधातुवर्धी और तनी होता है कौन, आप लोग धातु जो होता है ये अधातुवर्धी और तनी होता है, और ये भंगुर होता है कौन, उपधातु जो ये सॉरी अधातु जो होता है भंगुर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं 3 नंबर। देखिए जो धातु होता है क्या होता है, ये कमरे के ताप पर कठोर होता है। ठीक है, पारा को छोड़कर, ठीक है, पारा को छोड़कर सभी धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। ठीक है, और देखिए ये और जो आप लोगों का अधातु होता है, ठीक है, ये ठोस द्रव्य और गैस किसी भी रूप में हो सकता है। ये कठोर जो होता है, जितने भी धातु होते हैं हमेशा ये कठोर अवस्था में ही पाया जाता है, सिर्फ पारा को छोड़कर। ठीक है, और आप लोग जितने भी अधातु होते हैं, ठीक है, ये कभी कठोर भी होते हैं, कभी द्रव्य भी होते हैं, और कभी गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए होता है ये अंतर। देखिए, और इनमें क्या होता है, अगर धातुविक चमक होता है किसमें, धातु में धातुविक चमक होता है, और अधातु में कोई चमक नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आयोडन का आयोडीन जैसे कि। ठीक है, और देखिए 5 नंबर क्या कहा जा रहा पॉइंट, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। ये जो धातु का ऑक्साइड होता है ये क्षारीय होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।